पूरी सिस्टम जब तक सुधरेगी नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं होगा। कि आप हर ब्लॉक में एक आइडियल स्कूल शुरुआत कीजिए और पूरी देख रेख के साथ उसकी सारी व्यवस्था कीजिए। के लिए कंपलसरी कर दीजिए कि हर हालत में वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और कोई भी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं। सिर्फ नीतीश कुमार जी से अच्छे होने से क्या होगा, पूरा सिस्टम जब तक हमारा नहीं सुधरेगा, और हमारा सिस्टम में इतना ज़्यादा करप्शन मैं बता नहीं सकता। सेकुलर पार्टियां जो है ये सिर्फ ढोंग करती है, ढोंग है। ब्राह्मण उठाएंगे, ये ब्राह्मण तो चाहते हैं कि सबको गुलाम बना के रहें। आपको बता दें कि इस देश में सबसे बड़ा एहसान है तो मुसलमानों का एहसान है। ये मुसलमानों का एहसान है इस देश पर, ठीक है, कि इतना अच्छा संविधान मिला। क्योंकि ना अम्बेडकर जाते हैं पार्लियामेंट संविधान सभा, ना इतना अच्छा संविधान मिलता। बिहार में 1.5 लाख रुपये क्यों फीस है बीएड का, बताइए। खासकर बच्चियां ज्यादा बीएड करती हैं। हमारा कहना है कि बीएड का फीस क्यों है, आप कानून बनाइए। जिस तरह आप हाई कोर्ट ने आपके शराबबंदी के खिलाफ कानून फैसला दिया था, आपने कानून बनाकर शराबबंदी को लागू किया। बहुत ही तारीफ के लायक है कि इसने जो है आरएसएस पे कभी बैन नहीं किया। क्यों नहीं, सिमियों को बैन कर तो आरएसएस पे क्यों नहीं बैन? ये तो आतंकवादी संगठन है, देशद्रोही संगठन है। और जानते हैं कि जब तक मुसलमान इस देश में रहेगा, इस दलित को, ओबीसी को हम गुलाम नहीं बना सकते। उनकी प्लानिंग ये नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनकी प्लानिंग है कि हम यहाँ ब्राह्मणवाद व्यवस्था लाएंगे। मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, ठीक है, कि मुसलमानों का है। और देश का लगभग 80% आबादी हिंदू है। बताइए मुसलमानों से कैसे खतरा है भाई आपको? नमस्कार, मैं ऋषि कपरे और आप बिहार टॉक देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राशिद। आपको मैं बता दूं, यह मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी हैं और हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो इतनी बड़ी बेहाल है, आखिर क्या है सर? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल रही है, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार जी ने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस लेवल पे सुधार होनी चाहिए उस लेवल पे सुधार नहीं हो रहा। आप स्कूल्स का हाल दे दीजिए, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो, स्कूल की व्यवस्था क्या है, जर्जर हालत है। अगर फंडिंग होती भी है तो पैसे बीच में खा जाते हैं। लेकिन बिहार में शिक्षा को आगे करने में तो नीतीश कुमार का ही हाथ है। मैं उसके खिलाफ कहाँ हूँ, उन्होंने तो कोशिश की, लेकिन पूरी सिस्टम जब तक सुधरेगी नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं होगा। हम कहते हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, IAS PCS BDO SDO DM SP वगैरह जितने भी लोग हैं और जितने भी अफसरान हैं, ऑफिसर्स क्लास के लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? जबकि इनकी सैलरी जो है प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं। इसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूल में आज भी व्यवस्था नहीं है। हम नीतीश कुमार जी से, जो एक अच्छे आइडियल चीफ मिनिस्टर हैं, कहूँगा कि आप हर ब्लॉक में एक आइडियल स्कूल शुरुआत कीजिए और पूरी देख रेख के साथ उसकी सारी व्यवस्था कीजिए। और जब ये हर ब्लॉक में आइडियल स्कूल बन जाएंगे तो फिर इसके तर्ज पर हर पंचायत में आइडियल स्कूल हो, ठीक है। इस तरह से हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुधर सकता है। और जितने भी अफसरान हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो SDM हो, DM हो, BDO हो, और जितने भी प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, इन सब के बच्चे के लिए कंपलसरी किया जाए कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। अगर ऐसा होगा तो आप जानती हैं कि जब सरकारी स्कूल में सारे ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ेंगे तो ये लोग ध्यान देंगे सरकारी स्कूल के व्यवस्था पर। और इसमें अगर फंडिंग की कमी हो रही है, इसके फंड कमी होने के कारण अगर स्कूल्स की हालत जर्जर है या टीचर अच्छे पढ़ा नहीं रहे हैं, ट्रेन टीचर नहीं है, तो उसके लिए पूरे इंतजाम करेंगे और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकता। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से, जो एक अच्छे आइडियल चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं जहाँ पर अच्छा होता वहाँ तारीफ भी करता हूँ, अगर कमी होती तो मैं कमी को बतलाता भी हूँ। और हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और कमियाँ भी होती है, कोई इंसान जो है कमियों से पाक नहीं है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि आप शिक्षा व्यवस्था पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसको लागू कर दीजिए। मेरा आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप तमाम गवर्नमेंट जॉब वालों को के लिए कंपलसरी कर दीजिए कि हर हालत में वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और कोई भी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं। हाँ, घर में ट्यूशन देना है तो दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह बेहतर हो जाएगी और तमाम गवर्नमेंट स्कूल की हालत बेहतर होगी और वहाँ बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था होगी। आप देख लीजिए केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या किया, आप इस व्यवस्था देखिए। आज केजरीवाल जी ने इस तरह काम किया है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। हालांकि केजरीवाल जी से कई मामले में मेरी बातचीत हुई है और मैंने उनके सामने उनकी मुखालफत की। मनीष सिसोदिया से भी मेरी बात होती रहती है और मैं कई बार उनसे मिल करके कई चीज़ मामलात में मैं मुखालफत भी किया और अपनी बात रखा। इसलिए मैं हकीकत रखने में
देर नहीं करता। हमारा कहना यही है कि आप इस व्यवस्था को अगर लागू करेंगे लेकिन तो बिहार बिल्कुल सुधर जाएगा शिक्षा व्यवस्था। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था शुरू से कमजोर रही। लेकिन बिहार की जो बेटियां जितने शिक्षा में आगे बढ़ रही है वो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही देन है। बिल्कुल, पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप योजना, अभी नीतीश कुमार जी ने इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में लड़कियों के लिए फ्री किया। लेकिन अफसोस की बात है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, सवाई पटना के कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, बिहार के ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस कोई भी फ्री एडमिशन नहीं ले रहे हैं, सब पैसे ले रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आप तक खबर तो पहुँचती होगी, अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी बाइट आप तक पहुँच रही होगी, आप फ़ौरन इस पर एक्शन लें। और जितने भी कॉलेज, स्कूल वगैरह, खासकर कॉलेजेस जो आपने इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर में फ्री एडमिशन लड़कियों के लिए किया है, वो आज भी पैसे लेकर के एडमिशन फ्री में नहीं कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, पटना के अलावा ज़्यादातर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में नहीं फ्री हो है। मगध यूनिवर्सिटी मैं जाता रहता हूँ, वहाँ भी देखा हूँ, और ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में तो आप तो बस देखते ही हैं या फिर कुछ एक्शन भी मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं उनके खिलाफ आवाज़ें उठाता हूँ। मेरा जो काम है, मैं कानून से ऊपर तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं कानूनी दायरे में अपनी आवाज़ उठाता हूँ। मैंने हमेशा हक के सपोर्ट में और बातिल के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया। तो आप वहाँ पे आवाज उठाते हैं तो कोई एक्शन लिया जाता है वहाँ पे? एक्शन नहीं लेता है, इसलिए नहीं लेते हैं लोग क्योंकि मतलब कि एक इस थाली में सब एक ही, मतलब कहा जाता है एक एग्जाम्पल कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अफसोस की बात है, सिर्फ नीतीश कुमार जी से अच्छे होने से क्या होगा? पूरा सिस्टम जब तक हमारा नहीं सुधरेगा, और हमारा सिस्टम में इतना ज़्यादा करप्शन मैं बता नहीं सकता हूँ। और अफसोस की बात यह है कि इस पर एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि आप जो है फौरी तौर पर एक्शन लीजिए, आप फ्री कीजिए। और सिर्फ लड़कियों का एजुकेशन ही फ्री क्यों होगा? लड़कों के एजुकेशन फ्री क्यों नहीं होंगे? आप बताइए नीतीश कुमार साहब, आप अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं आपको अपना आइडियल भी मानता हूँ। बिहार में 1.5 लाख रुपये क्यों फीस है बीएड का? बताइए। खासकर बच्चियां ज़्यादा बीएड करती हैं। हमारा कहना है कि बीएड का फीस क्यों होए? आप कानून बनाइए, जिस तरह आप हाई कोर्ट ने आपके शराबबंदी के खिलाफ कानून फैसला दिया था, आपने कानून बनाकर शराबबंदी को लागू किया। बहुत ही तारीफ के लायक है, आपने सबसे बड़ा काम किया शराबबंदी करके, हम बहुत तारीफ करते हैं आपकी। लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था के सिलसिले में आप बीएड में 1.5 लाख भी हाई कोर्ट से फैसला अपने फेवर में फैसला ले लिए, आप बताइए, तो आप उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकते कि इतना से ज़्यादा 60, 70, 80 हज़ार से ज़्यादा कोई फीस नहीं ले सकता? आप ये कानून बनाइए। दूसरी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है 1 साल का बीएड बनाया गया, 2020 का जो कानून है, बिहार में 1 साल का बीएड क्यों नहीं लागू हो रहा? हम गवर्नर साहब से कहेंगे कि आपसे मेरी गुजारिश है कि 1 साल जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बन चुका है, 1 साल का बीएड कीजिए। एक तो लड़के लड़के लड़कियां पढ़ते पढ़ते अपना एज गंवा देते हैं। बताइए कब कमाएंगे, कब जॉब करेंगे? 2 साल क्यों, किस चीज़ का बीएड? बताइए, जब मास्टर डिग्री किए उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी समझ है, तो 1 साल का बीएड का कानून जब बन चुका है तो बिहार में भी 1 साल का बीएड लागू कीजिए। और इसलिए और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा यहाँ जो हालत है माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की हालत, अल्पसंख्यकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार में जो है कहा गया, रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की हालत अल्पसंख्यक इस पे मुस्लिम आवाज क्यों नहीं उठाती? मुस्लिम समाज इस पे आगे क्यों नहीं जाता? उसकी वजह यह है कि हमारी जो मुस्लिम एमपी एमएलए सेकुलर पार्टियों के हैं, वो अपनी पार्टियों की जी हुजूरी करते हैं। उनकी मजबूरी है, अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, अगर सरकार में है या अपोजिशन में है, ठीक है, वो डर से आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर मुसलमानों के हमने मुद्दे उठाए तो ये इशू के सेकुलर पार्टियां जो है ये सिर्फ ढोंग करती है, ढोंग है, समझे ना? ये कुछ मुसलमानों के लिए काम हम करते नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी, लॉलीपॉप देके मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। और इन अपने एमपी एमएलए, मुस्लिम एमपी एमएलए से कहते हैं कि अगर तुमने आवाज़ उठाया तो हम तुम्हारा एमएलएशिप एमपीशिप रद्द कर देंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि संविधान में रूल है, अगर 2/3 से कम मेजोरिटी में अगर आवाज़ उठाते हैं तो पार्टी जब चाहे आप पर एक्शन ले करके पार्टी पॉलिसी के एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है आप पर कानूनी एक्शन होगा, और आप एमपी एमएलए नहीं है। आप बताइए, जो करोड़ों रुपये खर्च करके एमपी एमएलए बनते हैं, वो क्यों अपनी लाइफ करियर को खराब करेंगे? ठीक है, इसलिए आवाज़ नहीं उठाते। अब ये बताइए, मुसलमानों की बदहाली का सबसे बड़ी वजह जो मैं बता रहा हूँ, इसके जिम्मेदार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिसने कांग्रेस की खासकर नेहरू की जी हुजूरी की और अल्पसंख्यक मुस्लिम पार्टी को कायम होने नहीं दिया। और जमीयत उलमा हिंद ने जो हमेशा जो है कांग्रेस की दलाली करती रही, अपने एक राज्यसभा मिलने के चक्कर में, इनकी सेटिंग है कांग्रेस से कि एक राज्यसभा इन्हें मिलेगा जमीयत उलमा हिंद को, और मुस्लिम पार्टी को कामयाब नहीं होने दे। 1951 में जलसे किए लखनऊ में मौलाना आज़ाद ने और जमीयत उलमा ने, और कहा कि मुसलमानों की अगर पार्टी कायम होगी, कामयाब होगी, तो देश में दंगे होंगे और देश बढ़ जाएगा। ऐसा ये बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम पार्टी होने के वजह कर जो है देश में दंगे होंगे। नहीं, अल्पसंख्यकों की पार्टी नहीं होगी, दलितों की पार्टी नहीं होगी, कुशवाहा की पार्टी नहीं होगी, यादवों की पार्टी नहीं होगी, तो उनके कम्युनिटी की आवाज़ कौन उठाएगा?
ब्राह्मण उठाएंगे? ये ब्राह्मण तो चाहते हैं कि सबको गुलाम बना के रहें। आपको बता दें कि इस देश में सबसे बड़ा एहसान है तो मुसलमानों का एहसान है कि जब गांधी, नेहरू, पटेल और हिंदू महासभा ने अंबेडकर को, जो संविधान बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया, हरवा दिया और कहा कि इस अछूत को पार्लियामेंट के खिड़की दरवाजे तो बंद कर दो, रोशनदान भी बंद कर दो। और महाराष्ट्र से जब लड़े भीमराव अंबेडकर ने तो उसे हरवा दिया। उस वक्त के मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग थे, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मोहम्मद अली जिन्ना की, लेकिन एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मुसलमानों का देन है कि उसने अनडिवाइडेड बांग्लादेश, वहां से एक मुस्लिम एमपी को दोबारा इलेक्शन वहां से रिजाइन करवा करके, और एक मुस्लिम एमपी को रिजाइन करवा के भीमराव अंबेडकर को मुस्लिम बहुल इलाका अनडिवाइडेड बांग्लादेश, ढाका के आसपास के इलाके से लोकसभा जितवा करके और उन्हें संविधान सभा भेजा। जो लेकिन और अगर ब्राह्मण तो आज सुन लीजिए, इस बात को सुन लीजिए, ब्राह्मण पहले इम्पोर्टेंट बात है, ब्राह्मण पहले संविधान सभा भेजा। और अगर उसको जिता करके संविधान सभा ना भेजे होते मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है, तो संविधान सभा का मेंबर नहीं होते, और संविधान सभा का मेंबर नहीं होते तो इतना अच्छा डेमोक्रेटिक संविधान हमें नहीं मिलता। इसलिए ये मुसलमान, हम जिना की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों का एहसान है इस देश पर, ठीक है, कि इतना अच्छा संविधान मिला, क्योंकि ना अम्बेडकर जाते पार्लियामेंट संविधान सभा, ना इतना अच्छा संविधान मिलता। और इतना ही नहीं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के लियाकत अली खान ने वोटिंग राइट दिलवाया भीमराव अम्बेडकर को। गांधी, नेहरू, पटेल, हिंदू महासभा सब खिलाफ थे कि इसको, इस अछूत को वोटिंग राइट मत दो, और तुम्हारे मुस्लिम लीग का 18 डिमांड है, सब मान लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में अगर दलितों पर सबसे बड़ा एहसान है तो मुसलमानों का है, जो जी रहे हैं यहाँ पूरी आज़ादी और रिजर्वेशन के साथ। तीसरी बात यह है कि मुसलमानों की हालत इसलिए भी बदतर है कि एसटी में मुसलमानों को रिजर्वेशन इसी नेहरू और इसी कांग्रेस ने नहीं दिया, ठीक है। बताइए, सिख, हिंदू और बौद्ध, इन लोगों को रिजर्वेशन मिला, एसटी में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी होते हैं, इन लोग क्यों नहीं लिए? इनको डर लगता है कि कहीं एसटी में रिजर्वेशन मिल जाएगा तो कन्वर्ट ना हो जाएंगे। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर, तो ब्राह्मण आज तो उग्र नहीं हुए। बिल्कुल, ब्राह्मण बड़ी चालाक जात है, ठीक है, और ये कैसे चालाक? ये दिमाग से खेलती है। कैबिनेट मिशन प्लान, आप नाम सुना है? कैबिनेट मिशन प्लान को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनवाया, ठीक है, और उसमें 5 मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग, 6 मिनिस्ट्री कांग्रेस, 3 मिनिस्ट्री अदर मठ, 3 या 2 मिनिस्ट्री अदर मठ। एक बार पीएम मुस्लिम लीग बनेगा, एक बार कांग्रेस बनेगा, राष्ट्रपति उसका उल्टा होगा। जिन्ना ने कहा बहुत अच्छा, इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं मिला, मीडिया में आके बजाते बयान दिया। हम जो बोलना चाहते हैं सुनिए, की बातों से प्रॉब्लम नहीं हम है, ये मुझे बोलना अभी चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी ब्राह्मण कर रहा है, ठीक तो है। अभी कहाँ ब्राह्मण तो कर रहा जब है? जिन्ना ने मान लिया मौलाना आजाद की गलती ये थी, नहीं राशिद जी, अभी कहाँ ब्राह्मण कर रहे हैं, आप ये बताइए। अभी ब्राह्मण पूरी सिस्टम को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। मैं क्या नाम बताऊं आपको? आरएसएस क्या है, किसकी व्यवस्था है? ब्राह्मणवाद की व्यवस्था नहीं है क्या? आरएसएस का क्या रूल है? ये क्या उसका संविधान? मनुस्मृति क्या कहती है? तोड़ फोड़, ये उस चीज है। आप देखते नहीं आरएसएस के बयान ब्राह्मण बदनाम है, जैसे यादव बदनाम है ना, वैसे ही ब्राह्मण भी बदनाम है। देखिए, यादव को ब्राह्मण यूज करता है। यादव अपना कौन का है यादव को कैसे ब्राह्मण यूज करता है? हाँ, यादव तो अपने दिमाग से उसको चलता है। उसके जहान में धर्म की बात डालता है, हिंदू मुस्लिम करवाता है, उसके जरिए लड़वाता है। नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलता है कि वो उस जाति से बिलोंग करता है। ये मेरे हिसाब से ये अभी सभी जाति में चल रहा है। सावरकर कौन था? ब्राह्मण था। गोलवालकर कौन था? ब्राह्मण था। ये मनुस्मृति को लाने की बात किसने किया? सावरकर, गोलकर। आपने गोलवालकर सावरकर की किताब पढ़ी? हम और हमारी राष्ट्रीयता का परिभाषा और बंच ऑफ थॉट, ये पूरी देश में मैं पहले की बात नहीं करी, मैं अभी की बात आज कर तो रही हूँ। आज ही तो लागू करने की बात कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस गवर्नमेंट, ठीक है। ब्राह्मणवाद व्यवस्था को ही तो लानू। मनुस्मृति क्या है बताइए? ब्राह्मणवाद व्यवस्था ही तो है। अब ब्राह्मणवाद व्यवस्था में सिवाय डिस्प्यूटेड के, सिवाय बर्बादी के, दलितों को या फिर ओबीसी को या औरतों की बर्बादी के क्या है? ठीक है, या अल्पसंख्यकों की बर्बादी की प्लानिंग है। उसने तो प्लानिंग इतना तक कर ली है, ठीक है, कि ये यहाँ के अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से जो है हिटलर, और उसने लिखा है कि हमें हिटलर से सीखना है। किस तरह 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी में मारा था, उसी तरह इंडिया में भी हमें हुकूमत करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाना है। इस तरह की बातें सावरकर, गोलवालकर ने अपनी किताबों में लिखा है। तो बताइए, ये साजिश नहीं तो क्या हो? मनुस्मृति तो आप पढ़ी होंगी, कभी पढ़ लीजिए, मेरा आपका रिक्वेस्ट है। जब तक नहीं पढ़ेंगे ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुन लीजिए। इस देश को आरएसएस और बीजेपी ने बारूद पे बैठा दिया, और इसका साथ इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि इसने जो है आरएसएस पे कभी बैन नहीं किया। क्यों नहीं? सिमी को बैन कर, तो आरएसएस पे क्यों नहीं बैन? ये तो आतंकवादी संगठन है, देशद्रोही संगठन है। सारा जितना भी बम ब्लास्ट होते हैं ये आरएसएस करते हैं, और मेल कर देते हैं इंडियन मुजाहिदीन ने किया। भाई इंडियन मुजाहिदीन कहाँ है? इंडियन मुजाहिदीन कहीं है तो पकड़ो, अरेस्ट करो, हैं सिर पे ढोंग। ये खुद आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। आपको बता दें 15 जून 2018 को अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने कहा कि बजरंग दल विश्व दिया, ठीक है। बताइए, सिख,
हिंदू और बौद्ध, इन लोगों को रिजर्वेशन मिला। SC ST में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी होते हैं, इन लोग क्यों नहीं लिए? इनको डर लगता है कि कहीं SC ST में रिजर्वेशन मिल जाएगा तो कन्वर्ट ना हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर, तो ब्राह्मण आज तो उग्र नहीं हुए। बिल्कुल, ब्राह्मण बड़ी चालाक जात है, ठीक है, और ये कैसे चला? ये दिमाग से खेलती है, दिमाग से खेलती है, कैसे? इस तरह से खेलती है कि ये सबसे पहले दलितों को, OBC को, मुसलमानों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर, ठीक है, और कहते हैं कि देखो इसको लूटो मारो काटो, तो ये तुम्हारा ही होगा। नहीं नहीं, अभी आप बताइए कि कौन ब्राह्मण के खिलाफ भड़का रहा है, कौन ऐसे ब्राह्मण है, कोई आपके इर्द गिर्द हो? पूरे इर्द गिर्द हम किसी का नाम क्यों लें, समझे ना, लेकिन आप पूरी ब्राह्मण सिस्टम व्यवस्था है, मैं तो कहता हूँ उसमें नेहरू, पटेल, ये सारे लोग शामिल थे, और ब्राह्मणवाद व्यवस्था में मैं गांधी जी को भी कहता हूँ वो भी शामिल थे इसमें, ठीक है, कि अम्बेडकर को हरवाने का बड़ा रोल अदा किया, नहीं बड़ा रोल अदा किया। इसलिए ब्राह्मण आज भी देखिए जुडिशरी में ज्यादातर 70, 80, 90% जो है ब्राह्मणवाद चलता है। आज कोर्ट के फैसले आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो आम इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पा रहा लोगों को, ये ब्राह्मणवाद की देन है, ठीक है। आप देख लीजिए पूरी सिस्टम को, ऐसे ऐसे व्यवस्था, तब तो चार मोस्ट सीनियर जजेस को, चार, ठीक है, आना पड़ा पब्लिक प्लेस पर, मीडिया में आना पड़ा और कहा कि देखो भाई देश, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। क्यों? वो देख चुके थे यहाँ ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणवाद व्यवस्था चल रही है, और इनका प्लानिंग है कि इस देश को जो है सबसे पहले दलितों और OBC के जरिए मुसलमानों को बर्बाद करो, ठीक है, दंगे के जरिए भड़का करके, और फिर उसके बाद जब ये मुसलमान कमजोर हो जाएंगे तब दलितों को अपना गुलाम बना लेंगे। और जानते हैं कि जब तक मुसलमान इस देश में रहेगा, इस दलित को, OBC को हम गुलाम नहीं बना सकते। उनकी प्लानिंग ये नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनकी प्लानिंग है कि हम यहाँ ब्राह्मणवाद व्यवस्था लाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर दोबारा जैसे पुराने जमाने में दलितों को जो है पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, आगे हलिया लटकाया जाता था, और तुम चप्पल भी नहीं पहनो ताकि उसके निशानात नहीं हो, और झाड़ू लटकाओ ताकि तुम्हारे निशात नहीं मिटे, ये पूरी व्यवस्था। और औरतों, सती प्रथा जो औरतों को जलाया जाता था, दोबारा ये सती प्रथा लाना चाहते हैं ब्राह्मणवाद व्यवस्था ला करके, और झूठ बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना। नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों को जो सीधे साधे बेचारे हैं उनका बेवकूफ बना रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था ला करके पूरे दलित OBC को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो है ब्राह्मणवाद व्यवस्था के इस BJP और RSS गवर्नमेंट को साथ नहीं दे। ये RSS जो अंग्रेजों की दलाली करती थी, जो खुफिया इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को देती थी, वो RSS जो अंग्रेजों के साथ मिल करके देश की आजादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन आजादी के सारे खुफिया इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को देता है। ये देशद्रोही RSS, इस पर बैन करना चाहिए। मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं और सेकुलर पार्टियों से सवाल करता हूं, और महिला बेचारी जो कमजोर जात होती है, ये सती प्रथा को लागू करना हमें आसान हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। हम तमाम हिंदू बहनों से कहते हैं कि ये सती प्रथा लागू करके, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या आपने नहीं देखा कि आज जो देखिए उनकी किताब है गोलवालकर साहब की किताब कि अगर शासन करना है तो अपने 4-5 पूंजीपतियों को देश की संपत्ति हवाले कर दो ताकि देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाए, और फिर शासन व्यवस्था अपने लोगों को खड़ा कर दो। आज क्या अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का अपने खास लोगों को सारी चीजें देश की संपत्ति नहीं बेच दिया? आप उससे सारी इलेक्शन के टाइम में फंडिंग लेते हैं, और पूरी देश की जनता तराही। क्या आज देश की इकोनॉमी डैमेज नहीं होगी? क्या नोटबंदी से प्लानिंग के तहत देश की इकोनॉमी डैमेज नहीं हुई? क्या GST के? और ऐसा आपको सबसे बड़ा उस वक्त मोदी जी आते हैं, आज एक दिन के लिए आप लॉकडाउन लगाते हैं, दूसरे दिन से परमानेंट लॉकडाउन। बाकी जो लोग फंसे लोग बेचारे किस तरह से त्राही कर रहे थे। देश की इकोनॉमी इतनी डैमेज हो गई कि आज पूछिए किसी भी बिजनेसमैन से, ठीक है, किसी भी छोटे या मीडियम क्लास बिजनेसमैन से, कहेंगे देश की हालत। वो मोदी जी को ऐसे बातें बुरा भला बोलते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसे बुरा भला बोलते हैं। जिनको वोट नहीं, मैं जानता हूँ कि वोट भी उन्हीं को देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में एक जहर फैला दिया है, एक बारूद बैठा दिया है दिमाग में। मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अरे भैया, मुसलमान कैसे दुश्मन है तुम्हारा? मुसलमान से हिंदू धर्म को खतरा है। कैसे खतरा है भाई? हैं? साला देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, सॉरी वर्ड की गलती हुई, देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम, उपराष्ट्रपति मुस्लिम, होम मिनिस्टर मुस्लिम, सारे यही तो कि ब्राह्मण से कैसे सुन तो लीजिए, ये मुसलमानों को डराते हैं BJP RSS वाले, ठीक है, कि मुसलमानों का, और देश का लगभग 80% आबादी हिंदू है। बताइए मुसलमानों से कैसे खतरा है भाई? आपको कैसे खतरा नहीं? ये हिंदू धर्म वालों को बेवकूफ बना करके, ठीक है, और वोट लेने की पॉलिसी
अपनाते हैं, और जिस दिन ये पूरी बहुमत में आ जाएंगे, ये ब्राह्मण राष्ट्र लाएंगे, हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण राष्ट्र, और उसके बाद दलितों ओबीसी के खिलाफ मनुस्मृति ला के इनको गुलाम बना लेंगे, औरतों को भी गुलाम बना लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तमाम हिंदू भाई, मेरी कोई हिंदू भाई से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हमारा और किसी हमारी मुस्लिम हिंदू बहनों से दुश्मनी नहीं है, किसी भी देश के किसी भी इंसान से मुस्लिम नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। और सुन लीजिए, आवाज उठाना पड़ेगा हक के सपोर्ट में, बातिल के खिलाफ। एक चलिए, खामोशी कहाँ बहुत तक, बहुत एक खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पे तू हो तो तेरी सदा हुआ आसमानों में, और ये खामोशी तुझे दुनिया में जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशीदे। लगता है इनको पर्सनली ब्राह्मणों से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है।